नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपी पीसीबी एग्जाम आपका 29 तारीख को होना है और उसके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। आज के इस सेशन में हम जल, वायु, पर्यावरण और अधिनियम से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इंपॉर्टेंट बिंदुओं को कवर करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आता है। इसका संवैधानिक अधिकार आधार क्या है? जल राज्य सूची का विषय है, इसलिए यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 252(1) के तहत तब पारित किया गया जब दो या दो से अधिक राज्यों ने इसके लिए संकल्प पारित किया। लागू होने की तिथि की बात करें तो यह अधिनियम 23 मार्च 1974 को लागू हुआ और यह भारत का पहला व्यापक पर्यावरण कानून है। जल प्रदूषण का निवारण करना और जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने की दिशा में यह पहला कदम था। सीपीसीबी का गठन केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धारा 3 के तहत सितंबर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सांविधिक निकाय के रूप में गठन किया गया। एसपीसीबी का गठन धारा 4 के तहत राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन का प्रावधान है। सीपीसीबी की संरचना की बात करें तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, अधिकतम 5 सरकारी अधिकारी और अधिकतम 5 स्थानीय निकायों के सदस्य और 3 गैर सरकारी सदस्य और 2 सरकारी कंपनियों के प्रतिनिधि और एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव होते हैं। संयुक्त बोर्ड की बात करें तो अध्याय 3 की धारा 13 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों या एक यूटी और राज्य के लिए संयुक्त बोर्ड बन सकता है। तो संयुक्त बोर्ड का जो गठन है वो धारा 13 के तहत होता है। अध्याय 3 में ये वर्णित है। अध्याय 3 की धारा 15 में ये लिखा है कि यहाँ पर केंद्र सरकार की पूरा नियंत्रण होगा। केंद्र सरकार संयुक्त बोर्ड को दिशा निर्देश दे पाएगी, राज्य सरकार नहीं। सीपीसीबी के कार्य की बात करें तो धारा 16 के अनुसार मुख्य कार्य जल प्रदूषण के मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना और राष्ट्रव्यापी योजना बनाना है। एसपीसीबी के कार्य की बात करें तो धारा 17 के तहत सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के उत्सर्जन मानक तय करना राज्य बोर्ड का कार्य है। निर्देश देने की शक्ति धारा 18 के अनुसार एसपीसीबी राज्य सरकार तथा सीपीसीबी के निर्देशों से बाध्य होता है। यदि राज्य बोर्ड निर्देश ना माने तो केंद्र सीपीसीबी को राज्य के कार्य अधिग्रहित करने का निर्देश दे सकता है। जानकारी मांगने की शक्ति धारा 20 एसपीसीबी को किसी भी उद्योग से जल उपयोग या अपशिष्ट निर्वहन की जानकारी मांगने का अधिकार देती है। नमूने लेने की शक्ति धारा 21 बोर्ड के अधिकारियों को किसी भी जल स्रोत या औद्योगिक परिसर से कानूनी रूप से नमूने लेने का अधिकार देती है। साक्ष्य धारा 22 के तहत सरकारी प्रयोगशाला द्वारा दी गई विश्लेषक की रिपोर्ट को ही अदालत में साक्ष्य माना जाता है। प्रवेश और निरीक्षण धारा 23 के तहत बोर्ड अधिकारियों को औद्योगिक परिसर में किसी भी समय प्रवेश कर उपकरणों की जांच और निरीक्षण करने का अधिकार है। प्रदूषण पर पूर्ण रोक धारा 24 किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर जहरीले या प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ नदी या कुएं में बहाने से रोकती है। सीटीई व सीटीओ की अनिवार्यता धारा 25 और 26 के तहत नए उद्योग की स्थापना या प्रचालन के लिए सीपीसीबी एसपीसीबी की पूर्व सहमति अनिवार्य है। अपीलीय प्राधिकरण की अगर बात करें तो धारा 28 के तहत एसपीसीबी के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा गठित 1 या 3 सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है। उद्योग बंद करने के निर्देश धारा 33A 1988 में जोड़ी गई एसपीसीबी को प्रदूषणकारी उद्योग को सीधे बंद करने या बिजली पानी काटने का अधिकार देती है। जल उपकर अधिनियम 1970 प्रदूषण बोर्डों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल पर उपकर लगाया गया था, जिसे 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद निरस्त कर दिया गया। अब हम बात करेंगे वाटर अमेंडमेंट एक्ट 2024 नवीनतम संशोधनों की। तो 2024 संशोधन का लागू होना फरवरी 2024 में संसद द्वारा पारित हुआ और शुरुआत में यह हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ था।
गैर अपराधीकरण मामूली उल्लंघनों के लिए जेल की सजा हटाकर भारी मौद्रिक जुर्माने का प्रावधान किया गया। जुर्माने की नई सीमा निर्धारित करी गई। धारा 25 में बिना सहमति उद्योग चलाने पर या उल्लंघन करने पर अब जेल की बजाय 10,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक का मौद्रिक जुर्माना लगेगा। पूर्व सहमति से छूट। केंद्र सरकार कम जोखिम वाले उद्योगों को एसपीसीबी की पूर्व सहमति से छूट दे सकती है। नियुक्ति का मानकीकरण। राज्य बोर्ड एसपीसीबी के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया अब केंद्र सरकार के नियमों के अधीन सुव्यवस्थित कर दी गई है। परिभाषा व्यापारिक अपशिष्ट। धारा 2 के तहत उद्योग या व्यापार से निकलने वाले तरल या ठोस कचरे को ट्रेड इफ्लुएंट कहा जाता है। परिभाषा मल जल अपशिष्ट। धारा 2G के अनुसार शौचालयों या सीवरों से निकलने वाले अपशिष्ट को सीवेज इफ्लुएंट कहते हैं। केंद्रीय जल प्रयोगशाला। धारा 51 के तहत केंद्र सरकार सीपीसीबी के कार्यों के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला स्थापित करती है। राज्य जल प्रयोगशाला। धारा 52 के तहत राज्य सरकार नमूनों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला स्थापित या मान्यता प्राप्त करती है। अपराधों का संज्ञान। कोई अदालत इस अधिनियम के तहत तभी संज्ञान लेगी जब परिवाद बोर्ड द्वारा या 60 दिन का नोटिस देने वाले नागरिक द्वारा किया गया हो। धारा 49 में यह वर्णित है। बात करते हैं भाग 2 की, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की। संवैधानिक आधार क्या है इसके? यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु पारित किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। हवा की गुणवत्ता संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को वैधानिक रूप देने के लिए यह कानून बना। कब? 1981 में। लागू होने की तिथि बात की जाए तो यह कानून 16 मई 1981 को पूरे भारत में प्रभावी हुआ। वायु प्रदूषक की बात करें तो धारा 2A में वायुमंडल में मौजूद ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ, धुआं, कालिक को शामिल किया गया। ध्वनि प्रदूषण का समावेश भी किया जाता है। कब? 1987 के संशोधन द्वारा वायु प्रदूषक की परिभाषा में ध्वनि को भी शामिल किया गया। नियंत्रण उपस्कर। धारा 2I के तहत उत्सर्जन को नियंत्रित करने वाली युक्ति को परिभाषित किया गया है। अधिष्ठाता। धारा 2M के अनुसार वह व्यक्ति जिसका औद्योगिक परिसर के कामकाज पर सीधा नियंत्रण हो। कोई नया बोर्ड नहीं। वायु अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जल अधिनियम 1974 वाले सीपीसीबी और एसपीसीबी को ही सौंपी गई। सीपीसीबी के वायु कार्य क्या है? धारा 16 के तहत राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता में सुधार और राष्ट्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम जैसे एनसीएपी का समन्वय करना। एसपीसीबी के कार्य क्या है? धारा 17 के तहत औद्योगिक संयंत्रों का निरीक्षण करना और उत्सर्जन के मानक तय करना। वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र। धारा 19 के तहत राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को घोषित कर सकती है। क्या? वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र। अक्सर यह पूरा राज्य भी घोषित हो जाता है। ईंधन पर प्रतिबंध। धारा 19(3) के तहत एसपीसीबी के परामर्श से राज्य सरकार विशिष्ट प्रदूषणकारी ईंधनों जैसे पेट्रोल, फर्नेस ऑयल पर रोक लगा सकती है। वाहनों से उत्सर्जन। धारा 20 राज्य सरकारों को आरटीओ को मोटर वाहन उत्सर्जन मानकों वर्तमान BS6 का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश देने की शक्ति देती है। औद्योगिक प्रतिबंध। धारा 21 नियंत्रण क्षेत्रों में एसपीसीबी की पूर्व सहमति के बिना नए उद्योग लगाने पर रोक लगाती है। उत्सर्जन सीमा का उल्लंघन। धारा 22 के अनुसार कोई उद्योग निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषक हवा में नहीं छोड़ सकता है। आकस्मिक रिसाव की सूचना। धारा 23 दुर्घटना में अत्यधिक उत्सर्जन होने पर तुरंत एसपीसीबी को सूचित करना अनिवार्य बनाती है। प्रवेश और नमूने। धारा 24 और 26 बोर्ड अधिकारियों को चिमनियों या डक्ट से गैसीय नमूने लेने का अधिकार देती है। बंद करने का आदेश। धारा 31 से बोर्ड को सीधे उद्योग बंद करने या बिजली पानी काटने का प्रशासनिक आदेश जारी करने की शक्ति भी देती है। अब हम बात करेंगे जन विश्वास एक्ट 2023 एवं दंड प्रावधान की। जन विश्वास अधिनियम 2023 इस संशोधन से वायु अधिनियम के तहत छोटे उल्लंघनों के लिए जेल की सजा को वित्तीय दंड में बदल दिया गया। गंभीर उल्लंघनों पर सजा। धारा 37। पहले न्यूनतम 1.5 से 6 वर्ष तक की कैद का प्रावधान था, जिसे जन विश्वास अधिनियम 2023 ने कई प्रक्रियात्मक मामलों में भारी वित्तीय जुर्माने में बदल दिया है।
अपराधों का संज्ञान, धारा 43 के तहत नागरिक द्वारा केस करने के लिए एसपीसीबी को 60 दिनों का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। अध्यारोही प्रभाव, धारा 52 इस कानून को अन्य पुराने कानूनों जैसे सीआरपीसी की धारा 133 की न्यूसेंस प्रावधान पर प्राथमिकता देती है। NAAQS राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 2009 सीपीसीबी द्वारा भारत भर में 12 प्रमुख प्रदूषकों के लिए मानक तय किए गए हैं। AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक ये 8 प्रमुख प्रदूषक हैं। PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, PB के आधार पर मापा जाता है। NCAP लक्ष्य 2026 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में 40% की कमी लाना है। PM2.5 और PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 वायु अधिनियम के तहत ये सबसे क्रिटिकल पार्टिकुलर मैटर माने जाते हैं जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं। SO2 और NOx औद्योगिक और ताप विद्युत संयंत्रों में इन गैसों का उत्सर्जन पर एसपीसीबी की सख्त नजर रहती है। BS6 उत्सर्जन मानक भारत में वाहनों से वायु प्रदूषण रोकने के लिए अप्रैल 2020 से पूरे देश में लागू किए गए हैं। वायु बोर्ड की कानूनी स्थिति, एसपीसीबी वायु प्रदूषण के मामलों में एक कारपोरेट निकाय के रूप में कार्य करता है जिस पर मुकदमा किया जा सकता है। अपील, धारा 31 वायु अधिनियम के तहत एसपीसीबी के आदेशों के विरुद्ध अपील राज्य द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकरण में की जाती है। अब हम बात करेंगे भाग 3 की, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA 1986 की। संवैधानिक आधार की बात करें तो EPA 1986 संविधान के अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौताओं को लागू करने की संसद की शक्ति के तहत पारित किया गया। लागू होने की तिथि 19 नवंबर 1986 को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर पूरे भारत में लागू किया गया। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, इसे भारत में पर्यावरण कानून का अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है जो सीपीसीबी एसपीसीबी को व्यापक समन्वय ढांचा देता है। भोपाल गैस त्रासदी, दिसंबर 1984 की इस भयानक त्रासदी के बाद पर्यावरण सुरक्षा की कमियों को दूर करने के लिए यह सख्त कानून लाया गया था। बोर्ड के ढांचे की बात करें तो इस अधिनियम के तहत कोई नया बोर्ड नहीं बना बल्कि सीपीसीबी और एसपीसीबी को ही शक्तियां सौंपी गईं। केंद्र सरकार की शक्तियां, धारा 3 पर्यावरण रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने और एसपीसीबी के काम में समन्वय करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। प्राधिकरणों का गठन, धारा 3(3) के तहत केंद्र सरकार विशिष्ट कार्यों के लिए विशेष प्राधिकरण जैसे CGWA केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण बना सकती है। MOEFCC के अधीन EPA के तहत सीपीसीबी और एसपीसीबी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों पर कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मानकों का निर्धारण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अनुसूची 1 के तहत सीपीसीबी वायु, जल और ध्वनि प्रदूषकों के देशव्यापी मानक तय करता है। अधिकारियों की नियुक्ति, धारा 4 के तहत केंद्र सरकार सीपीसीबी एसपीसीबी के अधिकारियों को विशिष्ट शक्तियां सौंपने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करती है। सर्वोच्च शक्ति, धारा 5 इसके तहत सीपीसीबी या एसपीसीबी किसी भी उद्योग को बंद करने या बिजली पानी रोकने का सीधा आदेश दे सकते हैं। सिविल कोर्ट की स्वतंत्रता, धारा 5 के आदेशों को किसी दीवानी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, केवल एनजीटी में अपील की जा सकती है। प्रवेश और निरीक्षण, धारा 10 के तहत बोर्ड अधिकारियों को औद्योगिक स्थान पर प्रवेश और तलाशी का पूर्ण अधिकार है। बाधा डालना दंडनीय है। नमूने लेना, धारा 11 कारखाने से नमूने लेते समय उद्योग के अधिष्ठाता की उपस्थिति और नमूने का सील होना अनिवार्य है। पर्यावरण प्रयोगशालाएं, धारा 12 के तहत स्थापित प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट को ही न्यायिक कार्रवाई में साक्ष्य माना जाता है। सरकारी विश्लेषक, धारा 13 के तहत नमूनों के रासायनिक विश्लेषण के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट की नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं ईपीए के तहत महत्वपूर्ण जो नियम बने हैं। इको सेंसिटिव जोन्स, नियम 5 सीपीसीबी एसपीसीबी संवेदनशील क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध की सिफारिश केंद्र को करते हैं। EIA और जन सुनवाई, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के तहत एसपीसीबी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जन सुनवाई आयोजित करता है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन 2016,
एसपीसीबी खतरनाक कचरा पैदा करने वाले उद्योगों को प्राधिकरण प्रमाण पत्र जारी करता है। प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2016 और 2021, सिंगल यूज प्लास्टिक एसयूपी बैन है और ईपीआर यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू कराने का जिम्मा सीपीसीबी और एसपीसीबी का है। बायोमेडिकल वेस्ट 2016, अस्पतालों का जैव चिकित्सीय कचरा प्रबंधन पूर्णतया एसपीसीबी के क्षेत्राधिकारी में आता है। ई कचरा 2022 व ठोस अवशिष्ट 2016, ई वेस्ट रिसाइकलिंग रजिस्ट्रेशन एसपीसीबी करता है और नगर निगमों के कचरा प्रबंधन न करने पर उन पर एनवायरमेंटल कंपेंसेशन लगाता है। अब बात करेंगे दंड, अपराध और न्यायिक सीमाओं की। जन विश्वास अधिनियम 2023 के बाद क्या है? धारा 15 संशोधित जुर्माना, मामूली उल्लंघनों के लिए जेल हटाकर 1 लाख से लेकर 15 लाख तक का भारी वित्तीय अर्थदंड किया गया है। निरंतर उल्लंघन जुर्माना, आदेश के बाद भी उल्लंघन करने पर 5,000 से 50,000 प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। कंपनियों द्वारा अपराध, धारा 16, कंपनी के अपराध के लिए उस समय कार्यभार संभालने वाले डायरेक्टर मैनेजर दोषी माने जाएंगे। सरकारी विभागों का अपराध, धारा 17, सरकारी विभागों द्वारा प्रदूषण फैलाने पर विभाग का अध्यक्ष यानी कि एचओडी दोषी माना जाता है। अपराधों का संज्ञान, धारा 19, नागरिक बाद का अधिकार, 60 दिन पूर्व का नोटिस देने पर नागरिक भी केस कर सकता है। दीवानी अदालतों पर रोक, धारा 22, सिविल कोर्ट ईपीए के तहत एसपीसीबी सीपीसीबी की कार्रवाई के खिलाफ केस नहीं सुन सकती हैं। अध्यारोही प्रभाव, धारा 24, अन्य कानूनों के विपरीत होने पर ईपीए 1986 के प्रावधानों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अपील फोरम की बात करें तो ईपीए की धारा 5 के आदेशों के विरुद्ध सीधी अपील एनजीटी में ही की जाती है। अब बात कर लेते हैं एनजीटी के साथ संबंध और समकालीन अपडेटों की। तो एनजीटी एक्ट 2010 अनुसूची 1, जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तीनों को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र अनुसूची 1 में रखा गया है। अपील की समय सीमा, सीपीसीबी या एसपीसीबी के जुर्माने या आदेश के खिलाफ पीड़ित पक्ष 30 दिनों के भीतर पर्याप्त कारण होने पर 60 दिन की अतिरिक्त छूट एनजीटी में अपील कर सकता है। प्रदूषक भुगतान करे, इस सिद्धांत पर सीपीसीबी ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति फार्मूला विकसित किया है जो पूरे भारत में लागू है। ऑनलाइन सहमति 2026, ओसीएमएमएस 2026 तक भारत के लगभग सभी एसपीसीबी और सीटीई एसपीसीबी ने सीटीई और सीटीओ की प्रक्रिया 100% पेपरलेस और पारदर्शी कर दी है। एकीकृत सहमति सीसीए 2026, जनवरी 2026 से उद्योगों के लिए जल और वायु मंजूरियों को मिलाकर कंसोलिडेटेड कंसेंट एंड ऑथराइजेशन सीसीए लागू हुआ। स्टार रेटिंग प्रणाली, एसपीसीबी अब उद्योगों को उत्सर्जन स्तर के आधार पर 1 स्टार से 5 स्टार रेटिंग देते हैं जो सार्वजनिक डोमेन में होती है। अध्यक्ष की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के आदेशों के बाद एसपीसीबी के अध्यक्ष पद पर केवल पर्यावरण विज्ञान इंजीनियरिंग विशेषज्ञ की ही नियुक्ति हो सकती है। ओसीईएमएस ऑनलाइन मॉनिटरिंग, रेड कैटेगरी में क्या है? अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए चिमनियों पर रियल टाइम ओसीईएमएस सेंसर लगाना अनिवार्य है जिसका डेटा एसपीसीबी सर्वर पर जाता है। पंजीकृत का पर्यावरण ऑडिटर्स 2025-26, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अब सरकारी निरीक्षक के अलावा थर्ड पार्टी रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर्स भी साइट पर जांच कर सकते हैं। जलवायु कार्य योजना, वर्तमान में एसपीसीबी राज्य स्तर पर स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान को लागू करने वाली मुख्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की और तथ्यों की जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 23 मार्च 1974 को लागू होता है और अनुच्छेद 252(1) के तहत यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 16 मई 1981 को और इसे अनुच्छेद 253 के तहत कानून बनाकर लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए 19 नवंबर 1986 अनुच्छेद 253। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम अगस्त 2023 में आता है। सभी अधिनियमों में वित्तीय दंड को संशोधित करता है। जल संशोधन अधिनियम फरवरी 2024 में आता है। सीटीई सीटीओ नियमों में छूट व
मानकीकरण पर ये बात करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आज के इस सेशन को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। निरंतर पढ़ाई करते रहिए और जितना भी पर्यावरण से रिलेटेड हमारे चैनल पर उपलब्ध कंटेंट है उसको बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से उसको पढ़िए। परीक्षा में वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज कर सकते हैं।